हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम सेकेंड पेपर में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और ये जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है वह सेकेंड पेपर में साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? 60 माइक्रोग्राम, 80 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 120 मिलीग्राम। तो कितने आयोडीन उनको मिलनी चाहिए प्रतिदिन? तो इसमें 100 माइक्रोग्राम मिलना चाहिए, यानी सी आंसर सही होगा, पहला का सी। दूसरा आता है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा इसमें फ्रक्टोज होता है, सी आंसर इसका सही होगा, दूसरा का सी। तीसरा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है, यानी 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? अब ये रोग विटामिन दी है और इधर रोग दी है, तो कौन सुमेलित नहीं है पहचानना है इसमें। तो कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता, नियासिन, पेलाग्रा, चर्मदाह जिसको बोलते हैं, कोबालएमीन, संघातित रक्ताल्पा, राइबोफ्लोविन, बेरी। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये पहचानना है इसमें। ये सुमेलित नहीं है कि जो राइबोफ्लोविन होता है उसकी कमी से बेरी रोग नहीं होता है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, चौथा का। अब इसके बाद पांचवा है, निम्नलिखित में किस पर एक पर रोग नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है? किस पर कोई रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधार पदार्थ के रूप में प्रयोग लाया जाता है? मानव वृद्धि हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एरिथ्रोपोइटीन, कोलोस्टम। तो इसमें बी ऑप्शन होगा, टेस्टोस्टेरोन। 5 का कौन सा सही होगा? बी वाला। इस पर कोई रोक नहीं होता है। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? ग्लूटेलिन, आर्निथिन, एल्बुमिन, ग्लोबिन। तो कौन सा होगा? 6 का इसमें सी होगा, एल्बुमिन होगा, करेक्ट आंसर। इसमें आते हैं 7वां प्रश्न, एंटीबायोटिक क्या होता है? किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है। रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है। मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। तो 7वां का सही आंसर इसमें ए जाएगा, 7 का ये आंसर, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, ये एंटीबायोटिक होता है। 7 का ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद 8वां आते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। तो शरीर में ऊतक का निर्माण किसकी सहायता से होता है? वो प्रोटीन से होता है, यानी 8 का इसमें सी आंसर सही होगा। मनुष्य में 9वां प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। इसमें सही आंसर डी जाता है, यकृत जो होता है वो प्रभावित होता है। 10वां प्रश्न है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र है? MgOH थ्राइस, Mg2OH थ्राइस, 2MgOH, MgOH ट्वाइस। तो इसका सही आंसर इनमें डी जाता है, MgOH ट्वाइस। 11 है, ऑक्सीजन गैस के जार में जलती हुई तीली ले जाने पर वह बुझ जाती है और जलने लगती है, वह तेजी से प्रज्वलित हो जाती है, वह और गैस दोनों जलते हैं। इसमें 11 का सही आंसर इसमें सी जाता है।
वह तेजी से प्रज्वलित होती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है। 12 समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी S2 गैस में, N2 गैस में, O2 गैस में, सभी गैसों में बराबर। तो अधिकतम चाल इसमें पूछा है ध्वनि की किसमें होगी, तो इसमें O2 गैस में होगी, यानी सी आंसर इसका सही होगा 12 का सी। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न। साबुन है निम्न श्रेणी वसा अम्लों की एल्कली धातुओं के लवण डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, उच्च श्रेणी वसा अम्लों की एल्काइन धातुओं के लवण, उच्च श्रेणी वसा अम्लों की एल्की धातुओं के लवण। तो इसमें 13 का सही आंसर ए जाता है इसमें कि निम्न श्रेणी वसा अम्लों की एल्कली धातुओं के लवण साल्ट रहते हैं। 14वां इसमें हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल का अवयव है, 1H1, 2H, 1H2, 1H3, 1H3 एवं 1H3 कौन भारी जल का अवयव है समस्थानिक इसमें पहुंचाने के। 14 का इसमें सही आंसर है 1H2, ये भारी जल में पाया जाता है। 15 इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, H2CO3, HNO3, CH3COOH, HCN। इसमें प्रबल अम्ल कौन सा है पहचाना है, तो इसमें बी होता है HNO3 प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। 16 इनमें से कौन सा सांद्रण की एक विधि नहीं है, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, निस्तापन, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो सांद्रण की विधि ये नहीं है, ये 3 शेष हैं लेकिन ये नहीं है, यानी सी आंसर सही होगा 16 का सी ऑप्शन सही होगा। 17 निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है, IgS2, IgN2, IgCH4, IgCO2। तो किसमें अणुओं की संख्या अधिक है या अधिकतम अणु है, इसमें IgCO2 में अणुओं की संख्या अधिकतम है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज यौगिक है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा 18 का डी। 19 अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण से होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन गैसें उत्तरदायी होती हैं, तो 19 का बी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अब इसके बाद 20वां प्रश्न है, एथिलीन डाई ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है, यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, यह पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल देता है, यह टेट्रा एथिलेट के प्रतिस्थापन का काम करता है। तो इसमें सही आंसर इसमें 20 का जाएगा डी, यह टेट्रा एथिलेट के प्रतिस्थापन का काम करता है। 20वां प्रश्न है इसमें, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट, ग्रामोफोन। तो किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, यानी 21 का सी आंसर सही होगा। इसके बाद 22वां प्रश्न आते हैं, यदि किसी पिंड का परमताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी, 10 गुना, 81 गुना, 27 गुना, 54 गुना। इसमें सही आंसर इसका बी जाएगा, 81 गुना चले जाएगी, क्योंकि परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो परम ताप 3 गुना करेंगे तो 3 का 4 घात करेंगे तो 81 गुना आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो उष्मा होती है वह परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। 23 आते हैं, किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दें तो उससे उत्सर्जित उष्मा की दर हो जाएगी 16 गुना, 2 गुना, आधी, 1/4। इसमें सही आंसर इसका जाएगा 16 गुना, 2 गुना कर देंगे 16 गुना। इसी फार्मूले का प्रयोग करके इसको लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ए आंसर सही होगा 23 का ए। 24 आते हैं, एक कृष्ण पिंड ए
से कृष्णपिंड बी जिसका आकार एवं माप A के आकार के समान की अपेक्षा 4 गुनी ऊष्मा का विकिरण होता है। यदि A का तापमान 192 डिग्री सेंटीग्रेड तो B का तापमान लगभग होगा, तो कितना हो सकता है, ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 24 का A ऑप्शन सही होगा। 25वां प्रश्न आते हैं, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। 3 सेकंड पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर रहेगी। और जब ये 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा तो कितना दूरी चल जाएगा, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर चल जाएगा तो कितना बचेगा, 30 किलोमीटर इधर और 30 किलोमीटर यानी 60 घटेगा, तो 60 घट जाएगा यानी कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर इसमें 25 का डी होगा, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं 26, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी, कितना गिरेगी, 2 गुने कोण से घूम जाएगी परावर्तित किरण। तो कितना आएगा, ए आंसर आएगा 20 डिग्री आ जाएगा, 26 का ए हो जाएगा। 27, एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 अंश कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा। एक समतल दर्पण है, क्षैतिज से कितना कोण पर है, 30 अंश बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा। इसका सही इसमें आएगा 60 अंश आएगा, सी आंसर सही होगा 27 का। क्षैतिज से समतल दर्पण इस तरह से 30 अंश के कोण पर है, ये दर्पण है इस तरह से। कोई ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है, इस तरह से टकराती है, ऊर्ध्वाधर किरण टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा। ऊर्ध्वाधर इस तरह से टकराएगी, इस तरह से टकराएगी ऊर्ध्वाधर, तो कितना कोण हो जाएगा, इस तरह से वापस चली जाएगी। तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच कोण ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। तो सी आंसर सही होगा 27 का। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 0.7 मीटर होनी चाहिए, यानी उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए, L/2 के बराबर होनी चाहिए। तो सी आंसर सही होगा। 29 किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है, उत्तल, अवतल, समतल, प्रत्येक में। तो आवर्धन किसके लिए एक होता है, ये सी आ जाएगा, समतल दर्पण के लिए। 30वां है, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है वस्तु को गर्म करके, वस्तु को पालिश करके, वस्तु को अंधकार में रख के, प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। तो इसका सही आंसर कौन होगा, सी होगा, वस्तु को अंधकार में रखेंगे तो वो दीप्त दिखाई देगी, तो उसके प्रदीप्त का पता लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखें इस वीडियो में मुख्य महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, जो कि सेकंड पेपर के लिए विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।